नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के दूसरे एपिसोड के 32वें क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच आज जब ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो आज इस बात की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोहोपैथी के विकास और प्रचार प्रसार में पूरे देश के इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सकों को एक साथ एकजुट एक मंच पर आने की ज़रूरत है। मैं लगातार अपने वीडियोज़ में आपको विभिन्न औषधियों में डाले गए पौधों के मिश्रण, उनकी फैमिली, उनके क्रियाकलाप और बॉटनिकल एक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूँ। आज दिन में 4:30 बजे की क्लास में मैंने आपको A3 के बारे में बताया था। आज इस क्रम में मैं यफ ग्रुप के औषधियों के बारे में आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको फेब्रिफ्यूगो 1 और फेब्रिफ्यूगो 2 में मिलाए गए पौधों के मिश्रण के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। चूंकि ये दोनों औषधियां तरीके से नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, मैट जी ने जब इस दोनों प्रकार की औषधियों का निर्माण किया तो उनके मस्तिष्क में ये बात रही होगी कि हम नर्वस सिस्टम के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि को लोगों तक पहुंचाएं, और शायद यही विचार उनके अंदर आया और उनके इस खोज में F1 और F2 दो प्रकार की अलग अलग औषधियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। F1 को हम लोगों के निरंतर अपने 36 वर्ष के अनुभव के साथ जो हम लोगों ने पाया वो F1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है यानी CNS, F2 PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया है, और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को मिला करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विभिन्न अंगों के साथ उनके कार्यों के समन्वय को स्थापित करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके मस्तिष्क के अंदर के सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है और मस्तिष्क के सारे सिस्टम को लेकर के एक पूरे के पूरे अंगों पर अपना, जैसे नाम ही उसका सेंट्रल है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी वो नियंत्रण सभी अंगों पे करती है। तो ऐसी दशा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम बनाए गए और इन दोनों अलग अलग सिस्टम बनाए दो अलग अलग औषधियों का निर्माण भी किया गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो मुख्य काम है वो ये है कि संवेदी अंगों के बाहर और अंदर के पर्यावरण का समन्वय करना, बाहर की सूचनाओं को लाना और अंदर की सूचनाओं को बाहर ले जाना, बाहर तक लाना और ले जाना, ये एक समन्वय स्थापित करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कार्यों की विवेचना की बात है तो हम ये मान सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स प्रेरक कार्यकारी अंग जिसे आप कह सकते हैं, जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, इस इफेक्टर ऑर्गन्स के कार्यों से जुड़ी रहती है। और इसीलिए सिस्टम को 4 भागों में हमने आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने उस समय आप पर इस पर चर्चा की थी कि ये नर्व होते हैं, मोटर नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व क्या करता है, ब्रेन तक सूचनाओं को ले जाता है, संबंधित अंगों की संवेदनाओं को, वहां की सेंसिटिविटी को ला करके ब्रेन को सौंपता है। और मोटर क्या होती हैं, ब्रेन से उन सूचनाओं का प्रत्युत्तर ले जाकर के संबंधित अंग तक देती हैं। तीसरा है मिक्स्ड नर्व जो संवेदनाएं लाती भी हैं और उत्तर ले भी जाती हैं। और चौथा है इफेक्टर ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिक कार्यों का समावेश करती हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स के कार्यों का समावेश करती हैं। तो इस तरह हम F1 और F2 को डिवाइड करते हैं, यानी F1 को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और F2 को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। अब ये भी स्पेशली मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि ये दोनों औषधियां बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो वर्क ऑफ मोड है, वर्क ऑफ एक्शन है, वो ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम ये करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे F1 में कुल
जो औषधियां हैं वो 9 औषधियां हैं, और इन 9 औषधियों में यही F1 में है और यही F2 में है। 8 औषधियां इनकी समान हैं और 9वीं औषधि दोनों में अलग है। तो पहले 8 समान औषधियों की बात हम कर लें। पहली औषधि है इसमें एस्कुलस हिप्पोकैस्टिकी, है बर्बेरिस वल्गैरिस, तीसरी है एरेथ्री सेंटोरियम, चौथी है क्राइटेरिया आइसलैंडिका, पांचवी है सिंकोना शुक्रिबेरी, छठवीं औषधि है सैलिक्स एल्बा, सातवीं औषधि है सैम्बुकस नाइग्रा और आठवीं औषधि है सिंकोना कैलिसोरिया। ये 8 औषधियां F1 और F2 में समान रखी गई। अब जो 9वीं औषधि है वो F1 में है एकोनाइटम निपेलस और F2 में इसके स्थान पर रखा गया स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरिस। तो पहले जरा हम चर्चा कर लें कि 8 समान औषधियों में, तो बाकी बात करेंगे। पहले ये 2 पौधे क्यों बदले गए। अब हम चर्चा करते हैं पहले सीधे एकोनिटम निपेलिस पे, जिसको कि हम एकोनाइट का शॉर्ट नेम कहते हैं। ये पौधा रेनुकुलेसी फैमिली का पौधा माना जाता है और विशेषकर ये इसकी स्पीसीज भारत में नहीं पाई जाती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जो कि विभिन्न प्रकार के सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाया जाता है, लेकिन भारत में ये प्रजाति नहीं मिलती। अगर हम ये देखें तो इसकी पत्तियों को और डाल को औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और मेडिसिनल यूज से देखें अगर तो इसकी सभी स्पीसीज में बेंजीन के एल्कोलाइड निकाले जाते हैं। बेंजीन के प्रारूप इसमें बनाए जाते हैं, उसके डायरेक्टिव बनाए जाते हैं, और विशेष करके बहुत ही टॉक्सिक दवा होती है, यूजलेस इन प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड और डेंजरस साइड इफेक्ट इसका माना गया है अन्य चिकित्सा पद्धतियों में। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूंकि हम इसको ट्रांसपेरेंट लास्ट स्टेज तक लाते हैं, तो इस दवा का असर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अन्य औषधियों के साथ मिलाने पे ये हार्मलेस हो जाती है। इसकी टॉक्सिटी के कारण हम इसको एकोनाइट इसका नाम भी दिया इसकी टॉक्सिटी को देखते हुए, और इसको मुख्य रूप से विशेष प्रकार के पेन युक्त जिन फीवर शरीर, जब शरीर का तापमान बढ़ता है, शरीर में तापमान बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो शरीर के ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे शरीर के कोशिकाओं में एक अजीब सी ऐंठन होने लगती है और पूरे शरीर में हमको दर्द महसूस होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। तो दर्द वाले बुखार, जिसको आप कह सकते हैं नाम दे करके कि बुखार के फीवर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये दवा बुखार में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। एकोनाइट की 2 से 3 विशेष प्रकार की जातियां हैं जो विभिन्न प्रकार के मिक्सचर्स में और कुछ महिलाओं के विशेष रोगों में इसके टॉनिक भी बनाए गए हैं। दूसरी जो F2 में दवा मिलाई गई, ये F1 में मिलाई गई थी एकोनाइट, और F2 में स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरिस है, जिसको उसकी विशेषता हम आपको बता दें। ये फैमिली स्काइटोफोनेसी का ये पौधा है, जिसे हम स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरिस कहते हैं। यूरोप और एशिया में पाया जाता है ये पौधा। भारत में इसकी प्रजाति नहीं दिखाई पड़ती, और इसकी पत्तियों से हृदय से संबंधित अनेक औषधियों का निर्माण पद्धतियों ने किया है। क्रॉनिक एब्डोमिनल यूज में, इन्फ्लामेशन में इस पौधे का उपयोग किया गया है, जहां पे टिश्यूज का इन्फ्लामेशन हो जाए, कहीं पर स्वेलिंग हो जाए, हमारे नर्व्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, गैंग्लियन के आपस में जहां पे नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती, वहां पे अगर इसकी पकड़ हो जाए तो वहां पर ये इनको रिलीज करने का, यानी नर्व्स को छोड़ने का, उनको ढीला करने का काम करता है।
ये दो स्पेशल प्रकार की पौधों का F1 और F2 में मैटी जी ने मिलाया था। यहां पर मैं आपको एक प्रसंगवश बात कहूंगा, हालांकि ये किसी की आलोचना नहीं है, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है। एक वीडियो आज दोपहर से चल रहा है। एक नोएडा के रहने वाले चिकित्सक, नाम मैं नहीं लूंगा चूंकि वीडियो पूरा देश सुन रहा है और मेरे पास भी किसी ने भेजा था। उस वीडियो पर उन्होंने चर्चा किया कि अब तक पूरा देश, पूरा विश्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में दी जाने वाली दवाओं के साथ चोरी कर रहा है। ये मैटी जी ने S1 S2 बनाया था और उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने नाम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए सरकार के यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्राइम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं इस क्राइम से बच गया और मैंने स्वयं तमाम, हमारे कई साथी ऑनलाइन हैं, डॉक्टर मधेशिया जी दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी छोटी छोटी शक्लें आ रही हैं, नाम तो नहीं आ रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सब हमारे इस ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे हैं। डॉक्टर मधेशिया, महेंद्र कुमार मधेशिया लिख रहे हैं, गुड नॉलेजेबल लेक्चर। चलिए धन्यवाद आपके इस टिप्पणी से बढ़ा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अब हम अपने पीछे के बैच को बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं कर सकते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं या ऐसे उभरते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ज्ञान में अपने आप को समा देना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनकी कुछ मदद करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य न तो किसी को दिग्भ्रमित करना और मेरा उद्देश्य न तो किसी को मिसगाइड करना है। मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि मैं आपको जो अपने अनुभव हैं उन अनुभवों से आपको एक सही मार्ग दिखा सकूं। मैं चर्चा कर रहा था कि उन साथी ने अपने उस वीडियो में इस बात को कि अब तक पूरा देश में मैटी जी की औषधियों की चोरी कर रहा था और उस चिकित्सा पद्धति को अपनी चिकित्सा पद्धति बता करके क्राइम कर रहा था। और उनका कहना यह है कि उन्होंने अब इस चिकित्सा पद्धति के क्राइम को बंद करके उन्होंने कुछ नए फार्मूले से कुछ नई औषधियां बनाई हैं और उन औषधियों को लेकर वो भारत सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी पैथी है। उन्होंने हालांकि अभी उस पैथी का नाम नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है, अभी तक वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चर्चा कर रहे थे, उस पर बहस कर रहे थे और रातों रात उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्राइम नजर आ गया, की मांग करने का कथन उनको क्राइम नजर आ गया और वो एक नई चिकित्सा पद्धति के रूप में भारत सरकार के पास कोई अपना प्रत्यावेदन देना चाहते हैं। तो ठीक है, स्वतंत्र विचार है, इस देश में सभी अपने अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इससे तो यह भी साबित होता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ ये सभी क्या पहले कोई क्राइम कर रहे थे जब देश को मान्यता नहीं मिली थी? क्या हैनीमैन साहब की चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी के पक्षकार, उसके जानकार लोग जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे मान्यता के पहले, हमारे अजीत कुमार सुमन जी भी लाइन पर हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। तो क्या जो लोग पहले विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा विधि अपना रहे थे, क्या वो कोई क्राइम कर रहे थे? इस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो मान्यवर जो अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं वो अपने कथन पर पुनर्विचार करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस मुहिम में, इस लड़ाई में अपने आप को समाहित करें और कंधे से कंधा मिलाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिशा को आगे गति प्रदान करें। अनावश्यक की बहस में जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस लड़ाई से अपने आप को दूर हटा रहे हैं। हमारे डॉक्टर SP वर्मा, इस समय मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब साथी इस समय ऑनलाइन हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। तो मैंने आपको F1 और F2 के दो पौधों की चर्चा की कि दोनों पौधों को मैटी जी ने किन रूपों में मिलाया था। अब जरा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों CNS से संबंधित है और दोनों डॉक्टर धर्मवीर गैंगवार जी भी इस समय लाइन। नमस्कार, आपका ज्ञान, सच्चा ज्ञान छिप नहीं सकता, धन्यवाद। चलिए गंगवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आप हमारे इस क्लास को लगातार सुन रहे हैं और आपकी टिप्पणियां हमारे व्हाट्सएप पे लगातार हमको मिल भी रही हैं। तो F1 और F2 को
स्पेशली फीवर मेडिसिन माना गया, टेम्परेचर रेगुलेट करने की मेडिसिन माना गया, और पूरे के पूरे सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल किया गया। तो हाइपोथैलेमस कैविटी में जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को समाहित करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी फीवर में या टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में हम F1 और F2 का अल्टरनेट प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम लगता है कि फीवर का प्रकोप ब्रेन की तरफ, कभी कभी ऐसा होता है कि फीवर, हाई फीवर में हमारे सर में दर्द बढ़ जाता है, सिर गर्म हो जाता है, आंखें भरी हुई दिखाई पड़ती हैं, टेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमको लगता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है, वहां पे हमको F1 प्रयोग करना पड़ता है। और जब फीवर में शरीर सामान्य दशा में रहता है और फीवर रहता है, कभी ठंड लगती है, बॉडी का टेम्परेचर एक रेगुलेट बनता रहता है, लेकिन हमारे इस गले से ऊपर के भाग में टेंशन कम रहता है, उस दशा में हम F2 का प्रयोग करते हैं। तो हमको ये लगता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ज्यादा देना है। कई पुस्तकों ने, कई विद्वानों ने इस पर अलग अलग टिप्पणियां की हैं, लेकिन इसके साथ हमको W इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना ही पड़ता है, चाहे हम F1 दें चाहे F2 दें। हम एक और बात आपको बता दें कि F1 और F2 में सिंकोना सुक्रेबेरी और सिंकोना कैलिसेरिया, ये दो मेडिसिन दोनों फैमिली रूबिएसी के पौधे हैं। ये दोनों पौधे फैमिली रूबिएसी के हैं। मैं यहां पर फिर एक बार क्लियर कर दूं कि ये सारे पौधे एक अन्य चिकित्सा पद्धति से संबंधित हैं, लेकिन उस चिकित्सा पद्धति ने इन पौधों को, हमारी चिकित्सा पद्धति ने इन पौधों के, अनेक पौधों के को एक मिश्रण बनाया है, और उस मिश्रण से के फिर निश्चित रेशियो में फिर एक यौगिक बनाया है, जिसे हमने एक औषधि का नाम दिया है। ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न पौधों का मिश्रण बनाया, फिर विभिन्न पौधों के मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में यौगिक बनाया, और यौगिक बनाने के बाद हमने उसको दवा का नाम दिया। डॉक्टर मद्धेसिया लिख रहे हैं कि इस तरह की जानकारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। मद्धेसिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। हमारे जो भी साथी ऑनलाइन हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि सिंकोना की दोनों वैरायटी, फैमिली रूबिएसी के बारे में जो बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो थीसिस निकल के आती है, वो ये कि हर प्रकार के इंटरवल फीवर, दर्द देने वाले बुखार, मलेरिया बुखार, जूड़ी बुखार, एंटी रूमेटिक बुखार, हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के डायरिया के बाद आने वाला बुखार, शरीर में कमजोरी से होने वाला बुखार, ये सारे बुखार जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को कम कर देते हैं, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को इंक्रीज करने के लिए एज एंजाइम्स हम इनको उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाविधि में एक्टिवेट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए इन औषधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए F1, ये दोनों हमारी फीवर को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की एक बहुत महान औषधि बताई गई है। मैं चर्चा कर रहा था सिंकोना के बारे में, थोड़ा सा आपको और बता दूं, जो कि आपका इंटरेस्ट देख करके ही, जब कोई लेक्चरर, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, चूंकि मैं तो एक प्रिंसिपल भी हूं और मुझे इस बात का पता है कि जब क्लास में लगता है कि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पढ़ाने वाले का जो मन होता है वो और प्रफुल्लित होता है, और उस हिसाब से वो मैटर को बना करके आगे और लाता है। और जब उसे लगता है कि सामने वाले ऊँग रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी कर करके भागने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अभी शाम को मेरी कुछ चिकित्सकों से बात हो रही थी, तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ और खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि पिछले वर्षों में इलेक्ट्रोपैथी में मेरे जितने मित्र नहीं बने थे, उससे 3 गुना ज्यादा पिछले 2 महीने में मेरे मित्र इस लॉकडाउन में मेरे बन गए हैं, जो फोन कॉल्स पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल पर और पर्सनल कॉल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे लग रहा है कि इलेक्ट्रोपैथी के इस नई दिशा को लोगों ने पसंद किया है। हालांकि कुछ लोग अब कालाबाजारी करने लग गए हैं। मैं इस बात को यहां इसलिए कह रहा हूं कि अभी शाम को महाराष्ट्र से और अहमदाबाद के सूरत से कई चिकित्सकों ने मेरे पास से शिकायत की कि जब मैं दवा बनाने वालों से D3 की मांग कर रहा हूं, तो कहते हैं कि D3 से आप क्या करेंगे, आपको मैं दवा दे रहा हूं, आप वही यूज करिए। यानी D3, जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि D3 का ही प्रयोग करके आप अपने रोगी को दवा दें, तो उनको लगा कि D3 की मांग देश में बढ़ जाएगी और D3
तो नया फार्मूला तैयार कर चुके हैं, यानी आगे के डाइल्यूशन हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे के डाइल्यूशन की हमको कभी उपयोग जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि आप डाइल्यूशन आगे यूज करें या ना करें, अगर आपकी मर्जी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ना निगेटिव जानते हैं, ना पॉजिटिव जानते हैं, ना डाइल्यूशन जानते हैं, जानते हैं। हम ये चार चीज जानते हैं और ना हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि D1 और D2 ये चूंकि बहुत कंसंट्रेट होती हैं, गाढ़ी होती हैं, तो इनमें हमको हाइड्रोलिसिस कराने में या चायन में इसको जब हम डिस्टिल वाटर में देते हैं तो इसके फंक्शन को लेट प्रक्रिया में आगे लाना पड़ता है। इस नाते D3 थोड़ी सी डाइल्यूट रहती है D1 और D2 के अपेक्षा। इस नाते हम D3 से अपने रोगियों तक चला लेते हैं। जो एफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मैं चर्चा अभी कर रहा हूं, एफेक्टर ऑर्गन्स पर D3 मेडिसिन सीधा प्रभाव दिखाती है। और D3 मेडिसिन के डोज को मैंने आपसे बताया है कि 5 से लेकर के 20 ड्रॉप तक, अलग अलग उम्र के अलग अलग शारीरिक अनुपात में 5 ड्रॉप से लेकर के 20 बूंद तक आप एक वाटर देते हैं। और फिर उस बने हुए औषध से आप रोगी को 20 से 30 बूंद 40 बूंद तक 1 कप पानी में दिन भर में 3 बार 4 बार 6 बार उसकी रोग की गंभीरता को देखते हुए, उसके शरीर के अनुपातिक स्थिति को देखते हुए आप उसका प्रयोग करा सकते हैं। डॉक्टर AP सिंह विसेन भी हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। मैं डॉक्टर विसेन का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्ट सुन रहे हैं। सिंकोनिया कैरिसिया ये फैमिली रूबेसी का पौधा है और ये वेस्ट बंगाल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, साउथ इंडियन में, सिक्किम में और कुछ MP के क्षेत्रों में भी ये पौधा पाया जाता है। यानी भारत में पौधा बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है। और आपको पता है कि कुनैन की गोली और दवा, क्लोरोक्विन की दवा और मलेरिया की दवा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में सिंकोना से बनाई जाती हैं। और अभी आपके कोविड-19 में भारत से इस दवा की बहुत डिमांड विदेशों ने किया। लगातार आप अखबार भी पढ़ोगे, समाचार पत्रों में। तो चूंकि भारत में बहुतायत पाया जाता है और इसके लिए जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है, सिंकोना इंक्लूड एवरग्रीन सर्व, ये हमेशा एक सर्व के रूप में पाई जाती है। लगभग इसके फ्लावर येलोइश कलर के होते हैं। कुछ किताबों को मैं अपने साथ इसलिए रखता हूं कि वो सारी बातें अब उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो दिमाग विस्मृत कर जाता है, इस नाते साथ में पुस्तकों की मदद लेनी पड़ती है। में जो सेवरल स्पीशीज इसके भारत में उपलब्ध हैं और ये भारत में इसका कल्टीवेट किया जाता है, यानी इसको उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। सिंकोना की कई वैरायटियां, लेकिन 2 वैरायटी हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, एक सिंकोना कैलिसिया और एक सिंकोना सुक्रेरी बेरी, ये 2 वैरायटी हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रखी गई हैं, ही F1 और F2 में मिलाई गई हैं। सिंकोना के लिए लिखा गया है कि इंडिगस है इंडिया में और साइंटिफिक के रूप में हम इसको मलेरिया के लिए विभिन्न औषधियों में यूज करते हैं। ठंड हम आपको यहीं पे और भी बता दें कि चूंकि डिस्क्रिप्शन लंबा हो जाएगा। एस्कुलस हिप्पोकैटेसिया ये हमारी हिप्पोकैटेसी फैमिली का पौधा है। बर्बेरिस बल्गेरिया ये बर्बेसी फैमिली का पौधा है। एरेथ्रीन कैंथ्रेजियम ये सेंटिरेसी फैमिली का पौधा है। कैटरेरिया आइसलैंडिका ये परमिलेसी फैमिली का पौधा है। साइलेक्स एला ये सिलियसी फैमिली का पौधा है। जो फैमिली है, चूंकि जो बॉटनी के जानकार हैं, जो वनस्पति जानकार हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के संग्रह को एक सम्मिलित लक्षण के साथ एक एक फैमिली का नाम दिया गया है और उस फैमिली को उसके पुष्पक्रम के आधार पर दिया गया। उसके पुष्पों की बनावट, उसके पुष्पों की क्रियाविधि, पुष्पों का रंग रूप रंग देख करके उसकी फैमिली डिस्क्राइब की गई है। पौधों की लंबाई, ऊंचाई, उसकी बात, चूंकि जो फ्लावर डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाता है, आप लोग तो बॉटनी के डिस्क्रिप्शन में, पौधों के फ्लावर डिस्क्रिप्शन में फैमिली का जिक्र आता है। जैसे फैमिली मालवेसी और क्रूसीफेरी ये 2 फैमिली के पौधे आपके अभी हमने A3 में आपको आज शाम 4 बजे बताया है। उस विभिन्न प्रकार की ये फैमिलियां डिवाइड हैं और हर फैमिली के पौधे की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर
हर पौधे के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे तो पूरे 1 वर्ष तक का डिस्कशन हो जाएगा केवल पौधों पर ही। तो ऐसी दशा में चूंकि मैं आपको, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप एक अच्छे चिकित्सक बने, तो चिकित्सक बनने के लिए थोड़े शॉर्ट में मैं आपको इन पौधों का डिस्क्रिप्शन भी बता रहा हूँ और ये बताता चल रहा हूँ औषधियों में यानी F1 और F2 में 2 अलग अलग पौधे मिलाए गए, बाकी सारे 8 पौधे वही थे। तो ये बात क्लियर है कि विशेष रूप से मलेरिया से संबंधित, ठंडे बुखार, जूड़ी बुखार, ठंड लेकर के तेज बुखार, हड्डियों में होने वाला दर्द से उभरने बुखार, कमजोरी से उभरने वाला बुखार, डायरिया होने के बाद उससे निकलने वाला बुखार, यानी कुल मिलाकर के हर प्रकार से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये 2 प्रकार की औषधियां फैब्रिफिगो 1 और फैब्रिफिगो 2, ये 2 औषधियां हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए बहुत कारगर औषधियां हैं और इन औषधियों का प्रयोग WE के साथ, S1 के साथ, C1 के साथ मिला करके देने पे, क्यों S1 और C1 हम मिला रहे हैं? C1 आपकी प्यूटेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, विशेष करके ये कहा जाता है कि महिलाओं की विशेष औषधि है। हर पुस्तक ये कहती है कि महिलाओं की विशेष औषधि है। मैं तो ये कहता हूं कि चूंकि ये प्यूटेटरी ग्लैंड की स्पेशली मेडिसिन है, इस नाते इसको हम प्यूटेटरी ग्लैंड में पुरुष और महिला दोनों पर दे सकते हैं और हर जगह दे सकते हैं। C1 का प्रयोग बिना सोचे समझे भी दिया जा सकता है। C1 के प्रयोग में चूंकि ये प्यूटेटरी ग्लैंड की है, तो प्यूटेटरी ग्लैंड चूंकि मास्टर ग्लैंड होती है, तो मास्टर ग्लैंड की मेडिसिन देने से हमारे हर ऑर्गन के हार्मोन्स की सक्रियता और निष्क्रियता पर भी प्रभाव अच्छा पड़ सकता है। S1 चूंकि हमारे यहाँ S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी है और इसको हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और इम्यूनिटी पावर करने के लिए, तो इस नाते हम S1 और C1 को भी के साथ हम मिला करके दे सकते हैं। कभी कभी हमको C1 के स्थान पे वेनवन का चुनाव भी करना पड़ता है, चूंकि वेनवन भी आपकी नर्वस सिस्टम से संबंधित दवा, मैं आगे जब वेनरियो ग्रुप पढ़ाऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा। हालांकि लोग इसको वैजाइनल ट्रैक से जोड़ लेते हैं या महिलाओं की विशेष दवा मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब आपको वेन ग्रुप पढ़ाऊंगा या वेनरियो ग्रुप पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो फिलहाल आज हमने आपको F1 और F2 के बारे में जो मेरे समझ में आया, जो कुछ मैं जानता हूं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। कल मैं आपसे इसी के आगे, क्योंकि पहले मैं हल्के हल्के ग्रुप उठा रहा हूं, तो मैं अभी C ग्रुप सबसे लास्ट में उठाऊंगा। C ग्रुप से पहले मैं लेना चाह रहा हूं पेट्रोलो ग्रुप, जिसमें P ग्रुप आप जिसे कहते हैं। कल सुबह 10 बजे मैं आपके बीच फिर आऊंगा। पेट्रोलो ग्रुप के 2 या 3 औषधियों के साथ चर्चा करूंगा, उनके साथ मिलाए गए पौधों की चर्चा करूंगा, उन पौधों की विशेषताओं की चर्चा करूंगा, उनकी फैमिली पर आपसे प्रकाश डालूंगा और इन्हीं सब ज्ञान के साथ मैं आपके बीच आऊंगा। चलते चलाते मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त कर दूं अपने उन साथियों को जो विभिन्न रोगों की औषधियों के बारे में मुझसे चर्चा करते हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि अभी जब तक मेरा क्लास प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर ना पहुंचे, जब मैं रोग और उससे संबंधित औषधियों की चर्चा करूंगा तो मैं लोगों को लेता चलूंगा, जिसे आप रोग का नाम दे रहे हैं विभिन्न। चूंकि पैटर्न ऐसा है कि आपके शिकायतों के स्थान पे अब रोग का नाम लेना पूरे लगता है, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को भी रोग के नाम बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। तो चलिए मैं रोगों के नाम से ही आपके बीच आऊंगा, एक एक रोग पर अलग अलग औषधियों की चर्चा और उसका विश्लेषण मैं करूंगा। लेकिन पहले मैं ये जो ग्रुप है इनको समाप्त कर लूं। अभी आपका C ग्रुप बचा हुआ है, P ग्रुप और वेन ग्रुप और वर्ग ग्रुप, ये 4 ग्रुप अभी आपके हैं। 4 मैं 3 दिन में 6 क्लास सुबह शाम करके इसको समाप्त कर दूं। फिर मैं 1 जून से अपने वादे के अनुसार प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश करूंगा। मेडिसिन में प्रवेश करते ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक नई क्रांति, हमारे रमाशंकर जी बाबा जी कहा करते थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्रांति पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक क्रांति। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक क्रांति मैं 1 जून से आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक क्रांति कैसे, क्यों इसको हम क्रांति का नाम, या हमारे गुरु जी ने, डॉक्टर रमाशंकर जी ने इसको क्रांति क्यों माना था, इस पर हम 1 जून से प्रवेश करेंगे। और वो होगा हमारा चक्रव्यूह में हम प्रवेश करेंगे। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम आपको प्रवेश तो करा देंगे, लेकिन निकलना होगा आपको अपने दिमाग से। अगर आपका दिमाग अभिमन्यु की तरह फेल हो जाएगा तो आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और अगर आप मुझे अर्जुन मान लें तो मैं आपके बीच आपको चक्रव्यूह से निकालने के लिए उपस्थित नहीं रहूंगा।
इसलिए इस पूरे ज्ञान को जो मैं 1 जून से आपको दूंगा, उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना और उससे निकलने का पूरा ज्ञान मैं आपको दूंगा। आप ध्यानपूर्वक मेरे हर क्लास को 1 जून के बाद सुनने का प्रयास करें। इधर लगातार मैं मेडिसिन पर अपनी चर्चा समाप्त करूंगा। बस आज इतना ही। आप अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव, बस्ती, उत्तर प्रदेश से इजाजत दीजिए। नमस्कार।